हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इतिहास के कुछ पन्नों को लेकर हमने पिछले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में चर्चा की थी। स्पेशली भारत के अंदर सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ और सिकंदर के बाद में धनानंद ने क्या उसका प्रतिरोध किया या नहीं किया। और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि धनानंद को मारकर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और साथ ही साथ इस बात पे भी हमारी चर्चा हुई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के पहले सम्राट कहलाते हैं, उन्होंने किस तरह से सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सिंधु नदी के युद्ध में 305 ईसा पूर्व में हराया था और उस सेल्यूकस को मजबूरन संधि करनी पड़ी थी। उसके बाद में हमारा डिस्कस हुआ था वह सम्राट बिंदुसार के संदर्भ में हुआ था। और सम्राट बिंदुसार के बाद में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सम्राट अशोक वर्धन, जिसे आप अशोक महान नाम से ज्यादा जानते हैं। और मैंने जाते जाते आपसे यह भी कहा था कि ये भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन बोर्ड का स्पेशल टॉपिक है, जिसके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। यूं मान के चलिए, अशोक वर्धन को पढ़ना मतलब हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में अपना एक नंबर तय करवाना है। इसलिए इस टॉपिक को हम सीरियसली समझेंगे। अशोक वर्धन, बात कर लेते हैं अशोक वर्धन के बारे में। देखिए, पहले वीडियो में मैंने अशोक वर्धन ही नहीं पूरे मौर्य साम्राज्य का वंश वृक्ष समझाया था। अशोक वर्धन के थोड़े से परिवार की चर्चा कर लेते हैं हम। अशोक वर्धन की जो पहली पत्नी थी, जिसका नाम था वैदिश महादेवी, और वैदिश महादेवी से 3 संतानें हुई थी। महेंद्र एक पुत्र था और दूसरी थी संघमित्रा। ये दोनों श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत बनकर गए थे। और एक था पुत्र तिस, जिसे मोगली पुत्र तिस नाम से जाना जाता है, जो तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। अशोक वर्धन की दूसरी पत्नी का नाम था तिष्यरक्षिता। तिष्यरक्षिता भी कहते हैं, तिष्यरक्षिता भी कहते हैं। तिष्यरक्षिता से 2 संतानें हुई थी। एक का नाम था कुणाल, जो कि नेक्स्ट मौर्य सम्राट बने थे, और एक का नाम था दशरथ। और अशोक वर्धन की तीसरी पत्नी का नाम था कारुवाकी, जो कि कलिंग की राजकुमारी थी। कारुवाकी के बारे में एक फिल्म के अंदर, अशोका मूवी के अंदर जिक्र भी आया है। और कारुवाकी का पुत्र था तीवर। आपने देखा होगा अशोका मूवी, जो कि शाहरुख खान साहब ने बनाई है, और उसमें कारुवाकी का रोल करीना कपूर ने किया है। शायद नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अशोक वर्धन की ये फैमिली थी। अशोक वर्धन की एक उपाधि जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना। हालांकि इन सारी चीजों का हम डिस्कस कुछ देर में करने वाले हैं। अशोक वर्धन की उपाधि थी देवानाम पीय, पीय दशानाम। शब्द का अर्थ होता है देवताओं के प्रिय, प्रिय दशानाम यानी अच्छे दिखने वाले, देवताओं के प्रिय अच्छे दिखने वाले। अशोक काफी हैंडसम थे। मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास में अगर सबसे हैंडसम अगर सम्राट माना जाए, सबसे सुंदर सम्राट माना जाए, तो वो अशोक वर्धन को माना जाता है। इसलिए काफी सुंदर थे, इसलिए इन्हें प्रिय दशानाम, अच्छे दिखने वाले अशोक भी कहा जाता है। इनको कुछ कुछ जगहों पर आपने चंड अशोक भी देखा होगा, चंड अशोक भी कहते हैं इन्हें। काफी क्रूर थे, काफी निर्दयी थे प्रारंभ में, तो चंड अशोक भी कहा जाता है। इन्हें अशोक वर्धन भी कहा जाता है, यानी जनता का कल्याण चाहने वाले अशोक वर्धन। और इन्हें अशोक महान भी वर्तमान में कहा जाता है। इन्होंने महानता के बहुत सारे कार्य किए थे। खैर, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको पर्सनली कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। वो बातें समझे बिना अशोक वर्धन का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो अभी बनाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, जब भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, तब उनके गुरु या उनके दरबारी मुख्य लेखक
चाणक्य, जिनका ओरिजिनल नाम है विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र मूलतः राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। और उस पुस्तक में बताया गया है कि अशोक वर्धन का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है, वह, एक बार इस साम्राज्य को देख लीजिए, फिर ही हम आगे बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य फैलाया था, उस साम्राज्य में 4 चक्र थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य में चक्र को प्रांत कहा जाता है, यानी 4 प्रांत थे प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य के समय। ये 4 प्रांत हिंदू कुश पर्वतमालाओं से, बार बार मैं मैप यहां तक बनाता हूं, हिंदू कुश पर्वतमाला जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है, हिंदू कुश पर्वतमाला से कामरूप देश वर्तमान में असम को कहा जाता है। देखिए, यह चीज समझे बिना हम आगे वाला मैटर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला से कामरूप प्रदेश यानी असम तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, इस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग नहीं था, यानी वर्तमान उड़ीसा वाला इलाका नहीं था, और दक्कन में केरल वाला क्षेत्र शामिल नहीं था मौर्य साम्राज्य में। यानी मौर्य साम्राज्य का आकार जो है वो इस प्रकार से था। और इस मौर्य साम्राज्य में 4 चक्र थे, यानी 4 प्रांत थे। पहला चक्र कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, थोड़ा सा सावधान रहना। मौर्य साम्राज्य का जो पहला चक्र था, वो चक्र था जिसका नाम था उदीच्य, जिसे उत्तरापथ भी कहते हैं। और इस उदीच्य चक्र की राजधानी थी तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर के पास में है। इस उदीच्य चक्र का अनुमान एरिया बता रहा हूं मैं आपको, जो कि सौराष्ट्र राजस्थान से लगाकर आई थिंक कश्मीर की ओर फैला हुआ होगा। यह पहला चक्र था। दूसरा चक्र था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो था मध्य चक्र, मध्य प्रांत, जिसे प्राची चक्र भी कहा जा सकता है, और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यह शायद वर्तमान यूपी, बिहार और वर्तमान पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ होगा। तीसरा चक्र था, वो था अवंतिका, जिसे अवंती रठ कहा जाता है मौर्य साम्राज्य में। और इस चक्र की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैनी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं, और दूसरी राजधानी थी माहिष्मती। यह चक्र शायद हो सकता है वर्तमान सौराष्ट्र से लगाकर मध्य प्रदेश और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ वाला इलाका। और चौथा चक्र था, और वो था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ये वर्तमान कर्नाटक, तमिलनाडु वाले एरिया में हो सकता है। तो ये 4 चक्र थे। कभी भी इस टाइप से भी सवाल बनाया जा सकता है कि एक और आपको मौर्य साम्राज्य के चक्र दे दे, दूसरी और उसकी राजधानियां दे दे। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 चक्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ये वाला साम्राज्य था। इसी साम्राज्य को नेक्स्ट सम्राट यानी बिंदुसार, जो कि अशोक वर्धन के पिता हैं, उन्होंने इस साम्राज्य को ऐसा का ऐसा बनाए रखा। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य को फैलाया था। वैसे भी प्राचीन इतिहास थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसको समझना ही, एक पैरेलल समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य को फैलाया था, उसके बाद में सम्राट बिंदुसार ने अपनी लाइफ में कोई युद्ध नहीं लड़ा, यानी सम्राट बिंदुसार ने इस साम्राज्य को एज इट इज बनाए रखा, ठीक है, और उस साम्राज्य का अच्छे से उपभोग किया। उसके बाद में नेक्स्ट सम्राट बने अशोकवर्धन। अशोकवर्धन के बारे में आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि अशोकवर्धन ने अपनी लाइफ में एक ही युद्ध लड़ा था, वो था कलिंग के खिलाफ। यानी अशोक ने कौन सा एरिया जीता? कलिंग। यानी अशोक के समय एक और चक्र जुड़ गया था, यानी कुल मौर्य साम्राज्य में अशोक तक आते आते 5 चक्र थे। तो पूरे मौर्य साम्राज्य में 5 चक्र थे, यानी अशोकवर्धन के बाद में 5वां चक्र जुड़ा और वो था कलिंग। और कलिंग चक्र की राजधानी थी, उत्तरी राजधानी थी तोशाली और दक्षिणी राजधानी थी जोगढ़। ये तोशाली और जोगढ़ दोनों वर्तमान ओडिशा में पड़ते हैं, ठीक है। अशोक ने जोड़ा कलिंग, यानी मौर्य साम्राज्य में अशोक तक आते आते 5 चक्र हो चुके थे। अब अशोकवर्धन का प्रारंभिक जीवन समझते हैं। देखिए, अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो प्रारंभ में चंड था, बड़ा क्रूर था, बड़ा निर्दयी था, ठीक है, वो किसी को नहीं बख्शता था। सिंहली अनुश्रुतियां, यानी श्रीलंका में जो कही सुनाई बातें हैं, जिसमें स्पेशली दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश, अनुश्रुतियां यानी कही सुनाई बातें, जो किंवदंतियां कहानियां चलती है, उन्हें अनुश्रुतियां कहा जाता है। सिंहली अनुश्रुतियां यानी श्रीलंका में जो किंवदंतियां चलती हैं, उनका नाम है दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश। इन तीनों के अंतर्गत यह बताया जाता है कि प्रारंभ में अशोक काफी क्रूर था, चंड था, ठीक है। तो जब उसके पिता बिंदुसार सम्राट थे, जब बिंदुसार सम्राट थे, तब अशोकवर्धन प्रारंभ में अवंती प्रदेश का कुमारामात्य था, यानी अवंती प्रदेश का वह गवर्नर था। देखिए, एक राजा का बेटा होगा तो राजा का बेटा क्या करेगा? झाड़ू पोछे तो नहीं लगाएगा। राजा का बेटा है, इसका मतलब वह अलग अलग प्रांतों में गवर्नर बनाया जाएगा। मतलब यह समझ लीजिए कि उस समय हमारे देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी उस समय की मौर्य साम्राज्य की दिल्ली समझ लीजिए पाटलिपुत्र, और ये 4 राज्य थे, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह, ये 4 राज्य थे। तो राजा का बेटा क्या करेगा? राज्यों को संभालेगा। तो अशोकवर्धन प्रारंभ में अवंती प्रदेश का कुमारामात्य था, यानी गवर्नर था, उस प्रदेश का गवर्नर था, यानी इस प्रदेश को वह संभाल रहा था। सवाल बन सकता है कि अशोकवर्धन प्रारंभ में किस प्रदेश का कुमारामात्य था या किस प्रदेश का गवर्नर था? तो आपका उत्तर होगा अवंती प्रदेश का। जब वो अवंती प्रदेश का कुमारामात्य था, तब उसे सूचना मिली कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ है। और तक्षशिला कहां है? उदीच्य प्रांत की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हुआ है, इसलिए वह तक्षशिला पहुंचा। और वहां उस विद्रोह को दबाया। अब यहां विद्रोह किसने किया था, यह थोड़ा विवादास्पद है, ठीक है। हम कंफर्म इतिहासकार नहीं बता सकते कि तक्षशिला में विद्रोह किसका हुआ था। हालांकि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इसका मतलब उदीच्य प्रांत में विद्रोह हुआ था, क्योंकि तक्षशिला आखिरकार राजधानी किस प्रदेश की है? उदीच्य प्रदेश की राजधानी है, उदीच्य चक्र की राजधानी है। वहां विद्रोह हुआ था और वहां पर उसने अपने 99 भाइयों का वध किया, यानी 99 भाइयों को मारा। अब 99 भाइयों को तक्षशिला में अशोक ने मारा है, तो इसका मतलब साफ है कि विद्रोह किसका हुआ होगा? भाइयों का। यानी भाइयों ने मौर्य साम्राज्य के खिलाफ बगावत की होगी, इसलिए वह अवंती प्रदेश से गया तक्षशिला और वहां अपने 99 भाइयों को मारा।
इसलिए वह चंड अशोक कहलाया, यानी क्रूर अशोक कहलाया। यहां तक क्लियर? तो वह यहां जाकर अपने 99 भाइयों का वध करता है, इसलिए वह चंड अशोक कहलाता है। ये सारी चीज अशोक की देखकर उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार घबरा गए, क्योंकि अशोक काफी उग्र और क्रूर स्वभाव का नजर आ रहा था। जो व्यक्ति अपने भाइयों को मार दे वो अपने पिता का क्या हश्र कर सकता है। शायद इसी के डर की वजह से कहते हैं कि सम्राट बिंदुसार ने अशोक के पक्ष में अपनी राजगद्दी त्याग दी, और अशोक वर्धन के पक्ष में जब सम्राट बिंदुसार ने राजगद्दी त्याग दी तो अशोक सम्राट बने। अशोक सम्राट बने पाटलिपुत्र के, अपने 99 भाइयों को मारने के बाद। यह बात खुद अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखी है कि उनके पिता बिंदुसार ने उनके पक्ष में राजगद्दी त्याग दी थी, और वह 273 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य सम्राट बने थे, जो कि तीसरे मौर्य सम्राट हैं। ठीक है। मौर्य सम्राट बनने के बाद में अशोक खुद अपने शिलालेखों में लिखता है। कौन से शिलालेखों में लिखता है उसका मैं अलग से जिक्र करूंगा। अशोक खुद अपने शिलालेखों में लिखता है कि उसने लगातार कलिंग पर हमले किए। अब कलिंग से अशोक की क्या दुश्मनी थी यह हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अशोक ने कलिंग पर लगातार हमले किए। और अशोक कलिंग पर 8 साल तक हमले करता रहा। यानी हो सकता है कि 8 सालों तक अशोक को कलिंग में कोई कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद इस बात का जिक्र किया है कि उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर हमला किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने कलिंग पर हमला किया था। यानी कलिंग युद्ध इतिहासकारों के अनुसार 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, और कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने किया था। और कलिंग युद्ध के बारे में अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखा है। यह 13वां शिलालेख क्या है यह मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अशोक अपने 13वें शिलालेख में लिखता है कि उसने कलिंग पर हमला किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जो बहुत ही भयानक हमला था। और हमला करने के बाद उसने कलिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उस समय कलिंग का राजा था जिसका नाम था नंदराज खारवेल। और कलिंग की सेना का नेतृत्व किया था नंदराज खारवेल की पुत्री कारुवाकी ने। यानी कारुवाकी जो कि अशोक की तीसरी रानी कहलाती है, वह कलिंग युद्ध में अशोक के खिलाफ लड़ी थी। कहते हैं कि यह युद्ध लगातार 8 दिनों तक चलता रहा, और इसमें लगभग 2 लाख से भी अधिक लोग हताहत हुए थे। इतना भयंकर नरसंहार करवाया था अशोक ने। वह स्वयं अपने 13वें शिलालेख में इस बात का जिक्र करता है। इतने भयंकर नरसंहार के बाद में अशोक ने कलिंग राज्य को पूरी तरह से तहस नहस करके अपने अधीन कर लिया, 5वें चक्र के रूप में जोड़ लिया। और अशोक स्वयं लिखता है कि वो हाथ में नंगी तलवार लिए वह कलिंग के राजमहल तोशाली, क्योंकि कलिंग की राजधानी मैंने क्या बताई थी, तोशाली, कलिंग के राजमहल तोशाली के राजमहलों की तरफ बढ़ रहा था। वह लिखता है कि उसका
शरीर पूरा खून से लथपथ था, हाथ में नंगी तलवार लिए वह तोशाली के राजमहलों की ओर बढ़ रहा था। और उसके सामने कुछ बुजुर्ग लोग भी आए। उन्होंने कहा कि राजन, इस नरसंहार को रोक दीजिए, लेकिन अशोक को दया नहीं आई। उसने उन बुजुर्गों के भी सिर कलम करवा दिए। सामने युद्ध में शहीद हुए कुछ योद्धाओं की विधवाएं भी आई और उन्होंने भी गुहार लगाई अशोक से कि राजन, युद्ध रोक लीजिए। लेकिन अशोक ने उन पर भी रहम नहीं किया और उनको भी मार डाला। हाथ में नंगी तलवार और खून से लथपथ अशोक जब तोशाली के राजमहलों की ओर बढ़ रहा था, कलिंग की राजधानी तोशाली के राजमहलों की ओर बढ़ रहा था, तो उस राजमहलों की सीढ़ियों से एक 7 साल का छोटा सा बच्चा जिसको पुस्तकों में बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में 7 साल का बच्चा भिक्षु नहीं हो सकता, वह एक श्रमण हो सकता है। तो 7 साल का बौद्ध भिक्षु, 7 साल का बच्चा अशोक के पैरों में लुढ़कता हुआ, हड़बड़ाता हुआ आ गिरा। जब अशोक हाथ में नंगी तलवार और खून से लथपथ कपड़े के साथ में कलिंग के महलों की ओर बढ़ रहा था, तब 7 साल का छोटा सा बच्चा सीढ़ियों से लुढ़कते हुए अशोक के पैरों में आ गिरा। उस बच्चे का नाम था निग्रोध। अशोक ने तलवार उठाई उस बच्चे का सिर कलम करने के लिए। बच्चे ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह बात खुद अशोक अपने 13वें शिलालेख में लिखता है। अनायास ही अशोक लिखता है कि मेरे को क्या हुआ उसके आंसुओं को देखकर। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, एक प्रहर तक मैं वहां मौन खड़ा रहा, चारों ओर निहारा, और निहारने के बाद में मुझे खुद अंतरात्मा से यह आवाज आई कि ये अशोक, तूने ये क्या कर दिया। हाथ से अनायासी तलवार नीचे गिर गई और उस 7 साल के बच्चे से मैंने कहा कि अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। तो पता है उस 7 साल के बच्चे ने क्या कहा कि राजन, गौतम बुद्ध एक और लाश बर्दाश्त अब नहीं कर पाएंगे, उन्हें शांति चाहिए। यानी शांति की, यानी बौद्ध धर्म की अशोक को सबसे पहले सीख किसने दी? निग्रोध ने। इसका मतलब अशोक का प्रारंभिक गुरु कौन हुआ? निग्रोध। सवाल बन सकता है, ये सारी बातें अशोक अपने 13वें शिलालेख में लिखता है। इसका मतलब साफ है कि कलिंग युद्ध की घटना भी उसने 13वें शिलालेख में लिखी है और हृदय परिवर्तन की घटना और बौद्ध धर्म की ओर मुड़ने की घटना भी उसने 13वें शिलालेख में लिखी है। ठीक है। अशोक ने फिर उसके बाद में डिसाइड कर लिया कि अगर जीतना है तो जमीनों को नहीं, दिलों को जीतो। और उसके बाद में उसने भैरी घोष यानी युद्ध घोष के बाद में धम्म घोष करना उचित समझा। धम्म ब्राह्मी भाषा में धर्म को कहा जाता है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था और अशोक बौद्ध धर्म की ओर मुड़ चुके थे और बौद्ध धर्म के एक अच्छे प्रचारक बन गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए, यह मैंने थोड़ा सा अशोक का राजनीतिक जीवन बताया। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए विदेशों में दूत भी भेजे, मानव कल्याणकारी कार्य भी करवाए। अशोक अपने 5वें शिलालेख में चौथे शिलालेख में स्वयं इस बात का जिक्र करता है कि कियम चू धम्मे यानी धम्म क्या है, और 7वें शिलालेख में स्वयं धर्म की परिभाषा देते हुए कहता है अपासी नवे बहुकयाने दयादाने सचे साचे माधवे साधवे च धम्मे अहिंसा नाम भूता नाम च धम्मे अनाराम भो प्राणानाम च धम्मे।
थेर सुसुरसा छ धम्मे मातरी पीतरी सुसुरसा छ धम्मे चंडीए कोधे मोहे लोभे ना धम्मे ना धम्मे। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, खैर इतना समझना भी नहीं है, लेकिन इतना बता दूं यह सारा ब्राह्मी भाषा में अशोक ने लिखा है। वह खुद लिखता है कि धर्म क्या है, धर्म। अब बात आती है धर्म की। धर्म क्या है, कियम चू धम्मे चौथे शिलालेख में लिखा है। सातवें में लिखता है अपासी नवे, अपासी नवे यानी अल्प पाप करो। अशोक ये नहीं कहता कि पाप ही मत करो, अल्प पाप करो, कम से कम पाप करो। बहु कयाने यानी सबका कल्याण करो। दया दाने, दया करो, दान दो। सचे साचे यानी सत्य बोलो, मीठा बोलो। सॉरी, सचे साचे यानी सत्य बोलो और पवित्रता रखो। माधवे साधवे यानी मीठा बोलो और सादगी से जियो। यही धर्म है, यह अशोक के धर्म की परिभाषा है और इसी परिभाषा को पूरे विश्व में अशोक ने फैलाया था। आज चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस समेत लगभग 21 देश हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का उदय नो डाउट इंडिया में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया किसने? अशोक वर्धन ने। और बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सिर्फ और सिर्फ शांति की बात करता है, मानवीयता की बात करता है। यानी पूरे विश्व को मानवता की और शांति की सीख किसने दी थी? बौद्ध धर्म ने। और बौद्ध धर्म कहां पनपा? भारत में। और इसको फैलाया किसने? अशोक वर्धन ने। इसलिए तो अमेरिका के अंदर जब एक हाउडी मोदी नाम का प्रोग्राम हुआ था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि पूरे विश्व ने युद्ध दिए हैं लेकिन भारत ने बुद्ध दिए हैं। इसका मतलब भारत एक शांति प्रिय देश है। खैर, मुद्दे पर वापस लौट आते हैं। अशोक ने कुछ दूत भेजे थे, जैसे कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जो कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था। देखिए, आउटलाइन बना के पहले समझने से कितना फायदा मिलता है। अब आपको एक एक चीज बारीकी से एज इट इज याद हो गई होगी, मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर आपने मेरे क्रमबद्ध वीडियो देखे हैं तो। इसलिए मैं पहले आउटलाइन बनाता हूं। जैसे कोई फिल्म शुरू होती है तो फिल्म में हम क्या करते हैं? पहले उसके कैरेक्टर को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि चलती फिल्म के आधे बीच रास्ते में अपन घुस जाए तो फिल्म समझ में नहीं आती। फिल्म को प्रारंभ से देखना होता है। और स्पेशली प्राचीन भारत का इतिहास तो हॉलीवुड फिल्मों से कम नहीं है, और हॉलीवुड फिल्म अगर आप बीच में से देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि प्रारंभ से पढ़ें। अगर आप मेरा वीडियो यहीं से देख रहे हैं तो कृपया मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले वाला वीडियो पहले देख लें, ताकि आपको यह चीज समझ में आए। महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका दूत बनाकर भेजा था। ये कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। अपने दो पुत्र सोम और उत्तर को उन्होंने भेजा था सुवर्ण भूमि यानी इंडोनेशिया में। और भी बहुत सारे विद्वानों को भेजा था, धर्मरक्षित को, महारक्षित को, महाधर्मरक्षित को, बहुत सारे देशों में भेजा था। लेकिन इतने आपके एग्जाम में काम नहीं आने वाले हैं। ये दो पूछे जा सकते हैं और ये तो कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अशोक के शिलालेखों से संबंधित बातें। लेकिन उससे पहले एक बात और यहां पर जिक्र मुझे करनी चाहिए। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और वो हुआ था आपके मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में। और उसके बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, वह थे आचार्य सर्वकामी,
आचार्य महाकश्यप, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था सप्तपर्णी गुफा में, जो कि राजगीर के अंदर है, और उस समय मगध सम्राट थे अजात शत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जस्ट 100 साल बाद में, यानी 383 ईसा पूर्व के आसपास, और उस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वह हुआ था, मैं अलग से इसका एक कॉलम बना दूंगा क्योंकि बौद्ध संगीति काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में, जो कि चुलबग नामक स्थान पर हुआ था, और उस समय मगध सम्राट थे कालाशोक, जिसे काकवण भी कहते हैं, शिशुनाग वंशी, और उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सर्वकामी या सब्बाकामी या सावकवीर भी कहते हैं। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के समय, लगभग 251 ईसा पूर्व में, तीसरी बौद्ध संगीति, और यह हुआ था अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में। इस समय सम्राट थे खुद अशोकवर्धन, और इस संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिश। और मैं आपको बता दूं, इसी संगीति में बौद्ध धर्म का तीसरा पीटक यानी अभिदंभ पीटक रचा गया था। कई बार सवाल आ चुका है। जो कि बौद्ध धर्म में नए सुधार कार्य किए गए, वो अभिदंभ पीटक में रचित है। ठीक है, अब बात करते हैं अशोक के कुछ शिलालेखों की। वहां से सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि अशोक को पढ़ने जाए तो अपने आप में करीब 4-5 घंटे भी कम पड़ जाते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से पढ़ने में, लेकिन इतना गहराई से हमें नहीं जाना है। ये टॉपिक वैसे भी काफी माथापच्ची वाला टॉपिक है, और इस टॉपिक को लोग पढ़ाने से लगभग बचते हैं। क्यों? क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ता, लैंग्वेज भी काफी हार्ड है, मैटर भी काफी हार्ड है, और मैटर भी काफी वाइड है। इसलिए एग्जामिनेशन बोर्ड को भी मौका मिल जाता है यहां से सवाल घेरने का, इसलिए निश्चित तौर पर यहां से सवाल आते ही रहते हैं। अशोक वर्धन के राजनीतिक जीवन से कम आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उनके शिलालेखों से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अशोक के शिलालेख। देखिए, शिलालेखों से रिलेटेड सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो बड़े साधारण से सवाल होते हैं। एक और शिलालेख दिए जाते हैं, दूसरी और उनकी लोकेशन दी जाती है, आपस में आपको मिलाना होता है। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक ने 14 वृहद शिलालेख लिखवाए थे। 14 वृहद शिलालेख यानी 14 बड़े शिलालेख। वृहद यानी बड़े शिलालेख। ठीक है, देखिए, ये शिलालेख शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर आप बादाम खाते हैं तो आपको समझ में आएगा, अगर आप सिंगदाणे खाते हैं और दाल ही पीते तो फिर जय जय राम जी की। इसलिए इस शिलालेख वाली बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप ऐसी जगह पर मेरा वीडियो देख रहे हैं जहां काफी डिस्टरबेंस है, तो कृपया अभी पॉज करके आप किसी एकांत स्थान पर जाइए और बड़े इत्मीनान के साथ सुनिए, क्योंकि शिलालेखों से रिलेटेड सवाल निश्चित तौर पर आता है। और शिलालेख को कितना भी रट्टा मार लो, इधर डालोगे उधर गायब होता रहता है। इसलिए ध्यान से सुनना, समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे ऐसी चीज आपको किसी ने अब तक नहीं समझाई होगी, तो ध्यान से देखिएगा। अशोक के 14 वृहद शिलालेख, जो कुल 8 हैं। आ गई ना बात ठिकाने। अब आप कहोगे कि सर मैं 14 भी कह रहा हूं और 8 भी कह रहा हूं, यह क्या झोल है? सुनिएगा। अशोक के 14 वृहद शिलालेख जो कुल 8 जगहों पर हैं, 8 स्थानों पर हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने कलिंग युद्ध का जिक्र किया था, और कलिंग युद्ध में मैंने बोला था कि 13वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है। अब ये 13वां आप समझ रहे होंगे कि किसी 13वें स्थान पर या 13वां कोई नंबर होगा, ऐसा नहीं है। सुनना बात को। 14 वृहद शिलालेख जो कुल 8 जगहों पर हैं, मतलब अशोक की 14 राज आज्ञाएं, मतलब अशोक की 14 धम्म लिपियां,
मतलब अशोक के 14 धर्मादेश, धर्म से संबंधित दिए गए आदेश। समझाता हूं, ध्यान से समझना। मान लो कि अशोक ने, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, मान लो कि अशोक ने एक शिलालेख लिखवाया आगरा में, मान लो एक शिलालेख लिखवाया अशोक ने दिल्ली में, एक शिलालेख अशोक ने लिखवाया मुंबई में, एक शिलालेख अशोक ने लिखवाया लखनऊ में, एक शिलालेख अशोक ने लिखवाया जयपुर में। तो ऐसी 8 जगह है, कुल मिला के कितनी जगह है? 8 जगह है जहां पर अशोक ने शिलालेख लिखवाए हैं। ठीक है, इन 8 जगहों पर यानी 8 स्थानों पर अशोक ने 14 राज आज्ञाएं लिखवाई हैं। यानी प्रत्येक शिलालेख पर कितनी राज आज्ञाएं हैं? 14। जैसी राज आज्ञा यहां है वैसी की वैसी सेम राज आज्ञा यहां है, सेम यहां है, कोई फर्क नहीं है, सब जगह सेम 14 राज आज्ञाएं। समझ गए? यानी 8 स्थानों पर अशोक ने 14 राज आज्ञाएं लिखवाई हैं। यानी अशोक ने सब शिलालेखों में सेम बात लिखवाई है 8 जगहों पर। जैसे कि यहां चौथी लाइन में वो लिखता है कियमचू धम में, जो अभी मैंने कहा था, तो यहां पर भी चौथी में वही रिपीट कर रहा है कियमचू धम में, वही रिपीट कर रहा है कियमचू धम में, कियमचू धम में, कियमचू धम में। यहां 7वीं में उसने लिखा कि अपासी नवे बहु कयाने दयादाने सचे साचे माधवे साधवे दम में, तो सब 7वीं लाइन में सब जगह पर यही बात रिपीट करता है। अब ये 8 जगह कहां हैं वो भी सुन लीजिए। ये दिल्ली आगरा मुंबई में नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये 8 जगह हैं, सुन लीजिए 8 जगह। पहली जगह है शहबाजगढ़ी। ये शहबाजगढ़ी है पाकिस्तान के पेशावर में। दूसरी जगह है मानसहेरा, यह भी पाकिस्तान के हजारा जिले में। तीसरी है कालसी, यह वर्तमान देहरादून उत्तराखंड में, उत्तराखंड यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड देहरादून। चौथी जगह है धौली, 5वीं है जोगढ़, और ये दोनों जगह हैं वर्तमान ओडिशा में। एक है सोपारा, जिसे वर्तमान में नाला सोपारा भी कहते हैं। पहले पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है ठाणे महाराष्ट्र में, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र का एक नया जिला बना है पालघर। सुना होगा, हाल ही में कुछ हिंदू ऋषियों की हत्या हुई है वहां पर। सोपारा, पालघर। एक है आपका गिरनार, यह है जूनागढ़ गुजरात में। और एक है आपका एरेगुडी, एरेगुडी यह कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। ये है अशोक के 14 वृहद शिलालेख, जो कि 8 जगहों पर है। 14 लाइनें सेम, वैसी की वैसी 14 यहां पर भी, 14 यहां पर भी, 14 यहां पर भी, 14 सब जगह। समझ गए? ये है अशोक के 14 वृहद शिलालेख। अगर साधारण सा सवाल आता है तो एक और शिलालेख दिए जाएंगे, दूसरी और उसकी लोकेशन आपको आपस में मिलाना होगा। ठीक है, अब ये 14 शिलालेख में ये 2 जो शिलालेख हैं वह खरोष्ठी लिपि में है।
खरोष्ठी लिपि जो उर्दू की तरह राइट टू लेफ्ट चलती है, फिर देवनागरी की तरह लेफ्ट टू राइट, फिर उर्दू की तरह इस तरह से चलती है। और ये 6 शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, इन सारे 8 शिलालेखों की 13वीं लाइन में, यानी 13वां पैराग्राफ जो है, उसमें अशोक ने लिखा है कि मैंने कलिंग पर आक्रमण किया था, इतने मैंने भयंकर लोग मरवाए थे और मेरा हृदय परिवर्तन इस प्रकार से हुआ। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इनमें और भी शिलालेखों में और भी गहराई हो सकती है, लेकिन हम इतना गहरा नहीं जाएंगे, इतना भी एग्जामिनेशन बोर्ड जल्लाद नहीं है जितना आपने सोच रखा है। बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अथाह ज्ञानी पंडित नहीं बनना है अपन को। मैं अपने आप को कभी भी टीचर या प्रोफेसर नहीं मानता, कोच मानता हूं, और कोच का काम होता है सही दिशा प्रदान करना, सब कुछ पढ़ाना नहीं। और सब कुछ मैं पढ़ा भी लूं, क्योंकि मैं तो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हूं, सब कुछ पढ़ा भी लूं, तो आपको सब कुछ याद कहां रहने वाला है? ठीक है, मेरी बात आसानी से समझ गए होंगे आप। अब अशोक के कुछ और शिलालेख ले लेते हैं। अब लेते हैं सप्त वृहद स्तंभ लेख, जो कुल 6 हैं। यहां पर भी समझ गए होंगे वही झोल है, यानी 6 स्तंभों पर 7 पैराग्राफ। और ये 7 स्तंभ कहां कहां हैं? एक है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा का स्तंभ, जो पहले टोपरा हरियाणा में था, वर्तमान में इसको दिल्ली लाया गया है। अभी ये दिल्ली में है, इसलिए संयुक्त रूप से दिल्ली टोपरा कहा जाता है, और इस पर कोई भी आकृति नहीं है। अब आकृतियों वाला भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से स्तंभ पर कौन सी आकृतियां, अक्सर आपने ये सवाल देखे होंगे। एक है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ यानी पहले मेरठ यूपी में था, वर्तमान में यह दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक ने लाया था इन दोनों शिलालेखों को, इस पर भी कोई भी आकृति नहीं है। एक है प्रयाग स्तंभ, यह पहले कौशांबी में था, वर्तमान में प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर है, इस पर भी कोई भी आकृति नहीं है। ठीक है, एक है आपका लौरिया नंदनगढ़, एक है लौरिया अरेराज, और एक है रमपुरवा। ये तीनों चंपारण बिहार में है। और इस पर गरुड़ की आकृति थी, सॉरी मयूर की आकृति थी, जो नष्ट हो चुकी है। इस पर एक शेर है और इस पर भी एक शेर है। ठीक है, ये है कुल मिला के 6 स्तंभ। हालांकि प्रयाग स्तंभ पर 6 लोगों के और लेख हैं, लेकिन हम उस पर इतना गहराई से नहीं जाना चाहेंगे। यह है वृहद स्तंभ यानी बड़े स्तंभ, यानी एक और आपको स्तंभ दिए जा सकते हैं, दूसरी ओर लोकेशन दी जा सकती है, मिलान करना होगा, या फिर एक और आपको स्तंभ दिए जाएंगे, दूसरी ओर आपको दिया जाएगा आकृति। यह है वृहद स्तंभ। अब देख लेते हैं लघु स्तंभ। अशोक के कुछ छोटे स्तंभ भी हैं। लघु स्तंभों में एक है संकीशा, जो कि बिहार में है, इस पर हाथी बना हुआ है। एक है सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, इस पर 4 शेर हैं। चतुरसिंह। एक है सारनाथ,
यह वर्तमान उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास में है। इस पर भी 4 शेर हैं। एक है रमपुरवा। बहुत सारों को यह लग रहा होगा कि मैंने रमपुरवा पर शेर क्यों बताया। रमपुरवा में 2 हैं, एक बड़े वाले पर शेर है और छोटे वाले पर है आपका वृषभ, जो आप कुछ देर पहले सोच रहे थे। तो रमपुरवा में 2 हैं, एक पर है वृषभ और दूसरा है शेर। बड़े वाले पे शेर हैं, बड़े वाले स्तंभ पर, और छोटे वाले स्तंभ पर वृषभ यानी बैल है। और आपको पता होगा सारनाथ का 4 शेर वाला तो हमारा राजकीय चिन्ह भी है, ठीक है, जो आपने अक्सर नोटों पे भी देखा होगा, सरकारी कार्यालयों पे भी देखा होगा, स्टाम्प पेपर पे भी देखा होगा। फर्स्ट ग्रेड के जितने भी कर्मचारी हैं उनके सील्स पर भी होता है। भारतीय इतिहास की अब तक सबसे अच्छी कलाकृति सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ माना जाता है। उसके बाद में दूसरी सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकृति रमपुरवा का वृषभ स्तंभ लघु स्तंभ लेख को माना जाता है, ठीक है। अब जाते जाते कुछ और बात अशोक वर्धन के बारे में बता दूं मैं आपको। अशोक वर्धन ने श्रीनगर, वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, बसाया था। उनकी रानियों ने देवपाटन नाम का नगर बसाया था। अब यह देवपाटन कहां है, थोड़ा विवादास्पद है। अब इससे ज्यादा अशोक वर्धन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं। अगला टॉपिक हमारा होगा, वह होगा मौर्योत्तर काल, और अंतिम मौर्य सम्राटों के साथ में क्या हुआ उस मौर्योत्तर काल में हम जिक्र करेंगे। क्योंकि अशोक वर्धन ने बौद्ध धर्म की पागलपंथी के पीछे, या यूं कहें कि बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार करने के चक्कर में हथियार छोड़ दिए थे और बहुत अथाह पैसा बर्बाद किया था, जो मौर्य साम्राज्य की बर्बादी का कारण बना। यानी अशोक वर्धन ही मौर्य साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट है। उसके बाद में सारे कमजोर सम्राट हैं और विदेशी आक्रमण लगातार होते रहे। फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू, वंदे मातरम।